नमस्ते नवकाशी। मैं आशीष श्रीवास्तव और मेरे सहयोगी सुजीत सिंह के साथ। मित्रों, जैसे आपको पता है कि हर हफ्ते एक हम जो है पर्सनालिटी और व्यक्तित्व लेके आते हैं जो कि समाज को मुख्य धारा से जोड़ते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं समाज की विसंगतियां उसको दूर करने में मदद करते हैं। उसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्री बिहारी लाल शर्मा जी। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये यूनिवर्सिटी को चलाते हैं और इसके अंतर्गत कितने कितने विद्यालय आते हैं। तो सबसे पहले सर से हम आग्रह करेंगे कि सर हमारे चैनल पे जो है अपना पूरा परिचय दें, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सर, सबसे पहले नवकाशी को आपने समय दिया, उसके लिए नवकाशी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। धन्यवाद। नमस्कार। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आए, आपका स्वागत, अभिनंदन। सर, जो कि सबसे पहला सवाल ये है कि जब आप आए थे यहाँ पे तो कई एक महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही थी, उनके विषय में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं और आगामी समय में आपकी क्या एजेंडा है प्रोग्राम को लेके वो बताएं। देखिए, कोई भी विश्वविद्यालय हो, जब वो गतिशील होता है तो उसमें योजनाओं का चलना स्वाभाविक होता है, लेकिन योजनाएं प्रामाणिक रूप से, पारदर्शी पूर्ण तरीके से और अनुशासित होकर के आगे बढ़ें, इसके लिए विश्वविद्यालय का शासन प्रशासन काम करता है और करना भी चाहिए। यहाँ भी जो यहाँ के लिए आवश्यक था उस संदर्भ में कई योजनाएं चल भी रही थी और बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता भी है जिन पर हमें काम करना है। हमारे सामने जब मैं आया तो सबसे पहले चुनौती ये थी कि पिछले 2 सेमेस्टर से यहाँ परीक्षा नहीं हो पाई थी। तीसरा सत्र बिना परीक्षा के चल रहा था, ये कड़वी सच्चाई थी। तो मैंने ज्वाइन करने के बाद अपने सारे सहयोगियों के साथ बैठ करके सबसे पहले ये निर्णय लिया कि हमें किसी भी तरह से व्यवस्थित रूप से सबसे पहले परीक्षा का आयोजन करना है ताकि छात्रों के भविष्य से किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो सके। हमारी आदरणीय कुलाधिपति जी का भी ये स्पष्ट निर्देश था कि विश्वविद्यालय नियमों के आधार पर चले, अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से चले। इसी दृष्टि से हमने पहला निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवस्थित तरीके से परीक्षाओं का आयोजन किया। 22 अगस्त को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था इस वर्ष। उसके बीच 3-4 दिन किसी कारण अवकाश भी था। 29 अगस्त को हमने सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों और अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके विमर्श किया। मैंने आग्रह किया सभी से कि हम परीक्षा कितनी जल्दी आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि 2 सेमेस्टर बीत गए थे, परीक्षा नहीं हो पाई थी। तो उन परीक्षाओं का आयोजन हमें तुरंत करना है और व्यवस्थित तरीके से करना है। उसके लिए सबने सुझाव दिया। अल्टीमेटली हमने एक निर्णय लिया 25 सितंबर से किसी भी तरह से हमें परीक्षा करवानी है और हम परीक्षा नियत समय पर 25 सितंबर से करवाने में सफल रहे। 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इस विश्वविद्यालय की समस्त संबद्ध महाविद्यालयों सहित एक साथ परीक्षा हुई और इस परीक्षा के अनंतर 14 अक्टूबर से विश्वविद्यालय का नवरात्रावकाश, शारदीय अवकाश आरंभ हुआ और वो 29 तारीख तक था, जो पहले से घोषित कैलेंडर के अनुरूप। फिर भी हमने अपने परीक्षा विभाग को निर्देश दिया कि आप इन परीक्षाओं में जिन छात्रों ने भाग लिया है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सही ढंग से हो, इसको सुनिश्चित करें और हमें यथाशीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित करना हो। आप रात दिन काम करिए, छुट्टियों के बदले में आपको अतिरिक्त दिनों में अवकाश हम देंगे, लेकिन अब हमको चूंकि ये स्ट्रीमलाइन करना है, जो समय बीता हुआ है उसको हमको व्यवस्थित करना है। तो इस दृष्टि से लगातार लोगों ने मेहनत की
और 2 नवंबर को एक साथ महाविद्यालयों का भी और विश्वविद्यालय का भी परीक्षाफल, जो परीक्षाएं हमने ली थी, घोषित किया और ऑनलाइन सारा घोषित कर दिया। और उसी सातत्य में 25 नवंबर को हमने सफलतापूर्वक अपना दीक्षांत आयोजित किया, जो विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा पर्व होता है, उसको भी हम करने में सफल रहे। और पहली बार विश्वविद्यालय ने 14,167 विद्यार्थियों को, जो उन परीक्षाओं में पास हुए थे, उनकी डिग्रीज को डिजी लॉकर पर अपलोड किया और माननीय कुलाधिपति जी के द्वारा उसको क्लिक करवा करके अपलोड करवाया गया अपने दीक्षांत में, ताकि यहाँ जो समस्याएं आती थी सत्यापन की, वेरिफिकेशन की, उससे छात्रों को निजात मिल सके और वो कहीं भी किसी भी स्थिति में डिजी लॉकर का उपयोग करके उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य हम लोगों ने संभूय समुत्थान के भाव से हमारे विश्वविद्यालय के सभी आचार्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों के सहयोग से किए हैं। उसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में यत्र तत्र सर्वत्र सफाई का अभाव था। आज आप हमारे विश्वविद्यालय में घूम करके देख सकते हैं, आप स्वयं साक्षी हैं, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं कि काशी में इतना स्वच्छ परिसर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का आपको नहीं मिलेगा जितना आज हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का है। और अभी हमने इसको टोबैको फ्री जोन भी घोषित किया है। हमने आदेश दिया है, और मैंने नहीं दिया, हमारे सारे आचार्य कुल के सदस्यों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से, उनके संकल्प से हमने निर्णय लिया कि ये परिसर स्वच्छ रहे, साफ रहे, व्यवस्थित रहे। इसके लिए हम बोर्ड लगा रहे हैं, जगह जगह सावधानी के लिए बोर्ड लगा रहे हैं कि पान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इनका प्रयोग करते हुए परिसर में प्रवेश वर्जित है। और ऐसा प्रयोग करने वालों को अर्थदंड भी 500 रुपये हमने निर्धारित किया है कि जो पकड़ा जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके आधार पर हम उसका भी अवलोकन करते हैं और उसमें जो भी पकड़ा जाएगा उसको हम अर्थदंड के द्वारा दंडित भी करेंगे, विधिक कार्रवाई भी करेंगे, और कोई नहीं मानेगा बार बार ऐसा करने पर तो उसका परिसर में प्रवेश निषेध भी करेंगे। लेकिन हमने इस परिसर को, चूँकि ये विद्या का मंदिर है और मंदिर में स्वच्छता प्रधान होती है, अगर स्वच्छता नहीं है, शुचिता नहीं है, सफाई नहीं है, तो वहाँ भगवान का वास नहीं हो सकता। इस भाव से जो व्यक्ति जहाँ है, कार्यालय में है तो कार्यालय स्वच्छ हो, कक्षा कक्ष में है तो कक्षा कक्ष स्वच्छ हो, ग्राउंड में है तो मैदान स्वच्छ हो, जहाँ भी हो, जब चारों तरफ का परिवेश स्वच्छ होगा तो मानसिकता स्वच्छ होगी। हमारा उद्देश्य है कि छात्रों को स्वच्छ और भय मुक्त वातावरण देने में हम समर्थ हों, ताकि गरीब माता पिता के जो बच्चे हैं वो जिन उद्देश्यों को लेकर के यहाँ आए हैं वो मन लगा करके पढ़ सकें, उनकी व्यवस्थित रूप से कक्षाएं चल सकें, पठन पाठन का माहौल अच्छा हो, स्वच्छता का वातावरण हो। और अगर इस प्रकार से हम सब मिलकर के काम करते हैं तो विश्वविद्यालय निरंतर आगे बढ़ेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। जहाँ तक विकास की दृष्टि से काम करने की बात है, हम लोगों ने देखा कि इस विश्वविद्यालय की बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो भवन हैं, बहुत पुराने हैं और उनका रख रखाव ढंग से लंबे समय से धनाभाव के कारण नहीं हो पाया। अभी वर्तमान शासन सत्ता ने सहयोग देना आरंभ किया है और उसका परिणाम ये है कि जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास है, उसके टॉयलेट्स की हालत बड़ी ख़राब थी, तो अभी उसमें टाइल्स लगवा दी हैं। कुछ 1-2 दिन का काम और शेष है। हमारा महिला छात्रावास है, उसमें कुछ निर्माण संबंधी समस्याएं थी,
उसको भी लगातार किया जा रहा है, उसको रेनोवेट किया जा रहा है और उसमें भी लगातार काम चल रहा है। शायद हफ्ते भर में वो भी संपन्न होगा वहाँ का। इसी तरह से हम धीरे धीरे हमारी पुरानी बिल्डिंग्स में जो समस्याएं हैं उनसे हम पार पाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें शासन का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। माननीय कुलाधिपति जी का सहयोग और प्रेरणा हमें निरंतर मिल रही है। उनके मार्गदर्शन में हम सब ये काम करने में समर्थ हुए हैं। हमारे विद्यार्थियों को भी मैंने आज भी विद्यार्थियों से अपील की, सब विद्यार्थियों से मिल कर के सामूहिक रूप से, कि आप हमारे स्वच्छता के एम्बेसडर हैं। आप सुनिश्चित करें कि ये परिसर स्वच्छ रहे। कहीं कोई कागज़ पड़ा हुआ है तो ये अपेक्षा न करें कि केवल सफाई कर्मी उठाएं। हमें अगर दिखाई देता है तो हम स्वयं उठाएं। एक ऐसा माहौल बनाएं कि हम अपने परिसर को अपने घर की तरह साफ सुथरा रखें। और जब हम इसको साफ सुथरा रखेंगे तो हमारी मानसिकता भी साफ सुथरी रहेगी और पढ़ाई में भी मन अधिक लगेगा। तो विद्यार्थी भी इस दृष्टि से उत्साहित हैं और संकल्पित हैं। हमें उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों का परिणाम बहुत अच्छा आएगा और इस संस्था का जो स्वरूप अतीत में रहा है, क्योंकि ये वो संस्था है जो भारतीय विद्याओं की प्रतिष्ठापक रही है, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसकी संवाहिका ये संस्था रही है। और उसी भूमिका में ये दोबारा रहे। यहाँ से निकले हुए एक एक आचार्य एक एक संस्था जैसे थे और उन्होंने भारतीय विद्याओं के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए जो योगदान दिया है वो अनिर्वचनीय है। और हम चाहते हैं कि ये संस्था उसी गौरव को प्राप्त करे। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह निर्वाचन क्षेत्र है और उस क्षेत्र में काम करने का हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। तो हमारा भी ये दायित्व है कि उनके संकल्प की सिद्धि के लिए हम भी अपने सामर्थ्य के अनुरूप जो कर सकते हो हमें करना चाहिए, ताकि ये काशी अपनी अस्मिता के लिए, अपने गौरव के लिए, अपनी गरिमा के लिए जो जानी जाती है, अपने अद्भुत ज्ञान परंपरा के लिए जो जानी जाती है, वह पहचान इसकी बनी रहे और वो पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने में समर्थ हो। इस भाव से हमारे इस विश्वविद्यालय के लोग सीमित संसाधनों में असीमित कार्य करने के संकल्प के साथ लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमारी इसको आगे ले जाने के लिए हम जो कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुरूप कर पाएंगे हम कर रहे हैं। मैंने आने के बाद कुछ विश्वविद्यालयों को, कुछ देश के, कुछ विदेश के, सबको कुछ पत्र लिखे हैं उनके साथ MOU साइन करने के लिए। भारतीय ज्ञान परंपरा की संवाहिका ये संस्था है और आधुनिक ज्ञान की दृष्टि से जो विदेशों में विश्वविद्यालय पारंगत हैं उनके साथ हम कैसे अधिकतम सहयोग बढ़ाएं, जो ज्ञान उनके पास है उसको हम जान पाएं और जो विश्व शांति के लिए और स्थिर विकास के लिए, समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय विद्याओं में प्रतिपादित ज्ञान है, जो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ति के लिए जो ज्ञान भारतीय विद्याओं में निहित है, उसका लाभ वो लोग ले पाएं, जिससे हम उनके साथ फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, इस प्रकार के कार्यक्रम बना करके उनके साथ पारस्परिक सहयोग बढ़ाते हुए हम इस संस्था को दुनिया से कैसे जोड़ पाएं, इसके लिए प्रयासरत हैं। और उसमें हमें खुशी इस बात की है कि जो हमने पत्र लिखे हैं उनमें 2-3 जगहों से हमें सकारात्मक सैद्धांतिक रूप से सहमति और स्वीकृति भी मिली है। हम जल्दी उस पर आगे बढ़ कर के और उसको MOU साइन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बाकियों के भी हम संपर्क में हैं और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि बहुत सारी
विदेशी संस्थाएं, बहुत सारे अच्छे विश्वविद्यालय इस विश्वविद्यालय से जुड़ कर के काम करेंगे, जो हमारी ज्ञान परंपरा है उसका लाभ उनको मिले और जो आधुनिक ज्ञान उनके पास है उसका लाभ हमें और हमारे छात्रों को मिले, और हम एक तरह से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और सपना है, हमारी पहचान ग्लोबल हो, जो पहले हम थे उस स्वरूप को हम प्राप्त कर पाएँ, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। जी ये सर बहुत गर्व की बात है कि हम लोग जुड़ रहे हैं। और सर दूसरा सवाल ये होता है कि सारे अब तो जनरल से ट्रेड आ गई है कि अब यूट्यूब पे भी विश्वविद्यालय अपनी चीज़ें निकालने लगी है और ऑनलाइन होने लगा, तो क्या ऐसी सुविधा हमारी यूनिवर्सिटी में भी है कि ऑनलाइन और यूट्यूब के द्वारा भी हम जो दूर दराज के गाँव के भी लोग हैं या फिर विदेशों में भी हमारे जो संस्कृति को पढ़ना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं? तो देखिए, आपका प्रश्न बहुत समसामयिक संदर्भ में प्रासंगिक है। सभी तरह के लोग समाज में हैं, कुछ संपन्न हैं, कुछ विपन्न हैं, लेकिन सब लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। सुविधा के अभाव के प्रभाव में वो सीख नहीं पाते औपचारिक अध्ययन के माध्यम से। उस दृष्टि से हमने बहुत कम समय में विचार किया कि ऐसे लोग जो भारतीय विद्याओं को जानना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण वो नियमित रूप से प्रवेश लेकर के विश्वविद्यालय में पढ़ नहीं सकते, उनके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए हमने 10 विषयों को आरंभ में चिन्हित करके उन पर पाठ्यक्रम तैयार किया, और पाठ्यक्रम तैयार करने के बाद हमने अपना एक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से एक लैब तैयार की, स्टूडियो तैयार किया, जहां से ऑनलाइन हम उन 10 पाठ्यक्रमों का शिक्षण अभी कर रहे हैं। और पिछले 1.5-2 महीने के इस कार्यकाल में हमने देखा कि लगभग 600 लोग ऑनलाइन उसमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जिनकी कक्षाएं चल भी रही हैं, और हमको उम्मीद है कि इसमें और गति आएगी हमारी गुणवत्ता के आधार पर और हमारी प्रतिबद्धता के आधार पर। ये जो 10 विषय हैं, इनमें ज्योतिष है, वास्तु है, अर्चक है, कर्मकांड और पौरोहित्य का है, भारतीय दार्शनिक विद्याओं का है, संस्कृत सीखने का है, व्याकरण का है, साहित्य का है। ऐसे जो संस्कृत वांग्मय में निहित ज्ञान है, उस ज्ञान को हम सर्वजन सुलभ कैसे बनाएं, लोग घर बैठे बैठे भी इन विद्याओं से अपने आप को लाभान्वित कैसे कर पाएं, इस दृष्टि से हमने इन 10 कोर्सेज को चिन्हित किया और उसका पाठ्यक्रम तैयार किया और इसको अभी चला दिया। माननीय कुलाधिपति जी के द्वारा इसका औपचारिक उद्घाटन हमने लैब का अपने दीक्षांत समारोह के दिन करवाया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, और आदरणीय कुलाधिपति जी का ये लगातार हमें निर्देश भी प्राप्त होता है और उनका आदेश भी प्राप्त होता है, उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है कि इस प्रकार के इनोवेटिव कार्यक्रम, नवोन्मेषी कार्यक्रम निरंतर चलने चाहिए, ताकि हम अपने को आज के समाज से जोड़ करके आगे बढ़ा पाएं। तो उसी दृष्टि से अभी थोड़ा धनाभाव के कारण हम उतना काम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने 3-4 योजनाएं बनाई हैं। एक तो जो यहाँ संबद्धता का विषय है, जो संबद्ध महाविद्यालय हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उसकी एफिलिएशन के संदर्भ में लोगों को दूर दूर से यहाँ आना पड़ता है, फिर कई बार काम नहीं होता है तो उनको कष्ट उठाना पड़ता है।
तो उन सारी समस्याओं का स्थायी समाधान, प्रामाणिक पारदर्शी समाधान कैसे हो, इसके लिए हम उसको ऑनलाइन करना, ऑनलाइन उसका पोर्टल बना करके उसी पर वो उनकी सारी समस्याएं दूर हों, ताकि उन लोगों को यहाँ का चक्कर न काटना पड़े और प्रामाणिक हो। इस दृष्टि से उसको ऑटोमेट करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। इसी तरह से एग्जामिनेशन को ऑटोमेशन में हम ले जाना के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। हमने एक संस्था को जिससे हम कार्य करवा रहे हैं उनको लगाया हुआ है, उनसे उस संदर्भ में एक व्यापक प्रेजेंटेशन भी लिया है, उन्होंने डेमो भी दिया है और उसमें हम अधिकतम छात्रों की जो सुविधाएं हो सके उस दृष्टि से, जैसे छात्र को घर बैठे बैठे अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है तो यहाँ विश्वविद्यालय का चक्कर ना काटना पड़े, अगर उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है तो विश्वविद्यालय का चक्कर ना काटना पड़े, उसको अपना अंक तालिका का सत्यापन करवाना है तो विश्वविद्यालय का चक्कर ना काटना पड़े। इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी की सारी हम ऑनलाइन उनको दे पाएँ, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा निकट भविष्य में बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को हम व्यवस्थित कर लेंगे। इसी तरह से ई लर्निंग का हमने बनाया है, जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं ऐसे ही डिग्री कोर्सेज भी हम आरंभ कर पाएँ। लेकिन अभी हमारे पास थोड़ी समस्या ये है कि लंबे समय से इस विश्वविद्यालय में नियुक्तियां नहीं हुई हैं, शिक्षण के क्षेत्र में भी और शिक्षणेतर गतिविधियों के क्षेत्र में भी। हमारे यहाँ 112 अध्यापकों के स्वीकृत पद हैं, जिनमें से आज मात्र 32 लोग कार्यरत हैं, बाकी संविदा पर हमने रखे हुए। तो हमारे पास थोड़ा मैन पावर का अभाव है, लेकिन फिर भी हमारा संकल्प मजबूत है। इतने में भी हम जो भी संभव होगा हम कर रहे हैं और करेंगे भी, क्योंकि अभी जैसे 10 कोर्सेज पर ऑनलाइन शिक्षण हमने आरंभ किया, इसी तरह से हम इसको भी करने वाले हैं। हम संविदा के आधार पर लोगों को रख करके उन्हीं से स्टडी मटेरियल बनवाएं, उन्हीं से पाठ्यक्रम निर्माण करवाएं और उसी को चलाएं, लेकिन हम समाज तक अपनी भारतीय विद्याओं में निहित ज्ञान को पहुंचाने के लिए कृत संकल्प हैं। जैसे कि भारत सरकार वर्तमान में इन सारी विद्याओं को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है, उसी संकल्प में हम अपना संकल्प जोड़ करके काम करने के लिए कटिबद्ध हैं और हम करेंगे। कम भी होंगे तब भी करेंगे, लेकिन अगर हमारी मैन पावर बढ़ जाएगी तो इस कार्य में और गति आएगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये समय के हिसाब से ठीक होती जाएंगी, क्योंकि शासन सत्ता का सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग हमें निरंतर मिल रहा है। इसलिए हम आशावान हैं कि बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से पार पाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और इस विश्वविद्यालय का ये सामान्य विश्वविद्यालय नहीं है, ये एक तपस्थली है और इसमें आने वाला व्यक्ति, इसमें पढ़ने वाला व्यक्ति एक्सेप्शनल केस हो सकता है, कोई किसी प्रकार का रहा हो, लेकिन बहुतायत यहाँ ऐसे लोगों की रही है जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी विद्वता का लोहा मनवाया है। और वो इसलिए कि यहाँ भारतीय विद्याओं में वो ताकत है, उनमें वो ज्ञान है जिस ज्ञान बल पर ये देश विश्व गुरु रहा है और आगे भी अगर विश्व गुरु होगा तो वो ज्ञान के बल पर ही हो। और ज्ञान का आधार काशी है और काशी में ज्ञान की संवाहिका सबसे प्राचीन संस्था अगर कोई है तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। इसलिए हम सबको मिलकर के उसके अतीत के गौरव को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से काम करना है। इसी भाव से हमारे सारे आचार्य, हमारे सारे अधिकारी, कर्मचारी, छात्र सब अधिकतर उसी भाव से काम कर रहे हैं। सर, नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि आजकल देखा जाए तो प्राइवेट विश्वविद्यालय भी खुलने लगे हैं। तो अगर स्वाभाविक सी बात है सर कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है वो प्रोफेसरों, लेक्चरों को जो है ज़्यादा पैसा देता है, ज़्यादा पैसा वो देते हैं, जिसकी वजह से कि सरकारी यूनिवर्सिटी में या विद्यालय, महाविद्यालय में जो प्रोफेसर है उधर की ओर कूच कर रहे हैं।
तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सर जस्ट उदाहरण अगर हम देखें इसको, अगर और इजी सवाल कर दिया जाए, तो सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट अस्पताल में जाइए तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। सरकारी में जाइए तो वही लुंज पुंज है। तो सर इस पे आपका क्या विचार है गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को लेते हुए? देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए, ये बात सही है कि प्राइवेट संस्थाओं में सुविधाएं अच्छी होती हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई देता है, क्योंकि वो एक व्यावसायिक तरीके से काम करते हैं। लेकिन आपने जहाँ हॉस्पिटल की बात कही, मैं आपको याद दिलाऊं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा तो अच्छी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर उतने अच्छे होंगे इसमें संदेह रहता है। आपको जितना अच्छा उपचार सरकारी अस्पताल में मिलेगा, जितने क्वालिफाइड डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में मिलेंगे, उतने प्राइवेट में नहीं मिलते। स्कूल्स में भी यही है, जो अच्छे योग्य लोग होते हैं उनका चयन सरकारी संस्थाओं में हो जाता है, और जो नहीं हो पाता वो प्राइवेट संस्थाओं से जुड़ते हैं। अब प्राइवेट संस्थाएं फीस बहुत कलेक्ट करती हैं और अच्छे सुविधाएं देती हैं। अब हमारा समाज सुविधा भोगी हो गया है, इसलिए सुविधाओं की तरफ देखता है। अब वहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है साधन और एक होता है साध्य। हमारा समाज प्राय साधन पर अवलंबित होकर के आगे बढ़ता है, लेकिन साध्य को भूल जाता है। साध्य वो है, जैसे संस्था में आकर के साध्य है उसका शिक्षा का प्राप्ति, अध्ययन के प्रति उसकी लगन होना, और उसकी शिक्षा किस प्रकार से उसको मिलती है। लेकिन उस शिक्षा को लेते हुए वो कितनी सुविधा का आनंद उठा रहा है, यह है साधन। तो हम साधन में खोने वाले लोग हो गए हैं, लेकिन साध्य को भूल जाते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है ना, तो बस साधन है स्कूल तक पहुंचाने के लिए, साध्य है स्कूल में जाकर के पढ़ाई करना। तो एक बच्चा जो है वो बस के यात्रा में इतना मशगूल हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मेरे को स्कूल भी जाना है, वो बस में ही घूमता रहता है और स्कूल को भूल जाता है। तो सरकारी संस्थाएं जो हैं वो, चूंकि सरकार के ऊपर सारे समाज को आगे बढ़ाने का दायित्व है, इसलिए उनका विकास उस रूप में उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी की बड़ी समस्या है, और आबादी की समस्या के कारण वो संसाधन जितने जुट जाने चाहिए थे लंबे समय से, उनमें उतनी गति नहीं आई थी। अभी पिछले 8-10 साल से आप देखिए कि भारत में मूलभूत सुविधाओं के संवर्धन में कितनी तेजी आई है। आप सड़कों की बात ले लीजिए, आप शिक्षा क्षेत्र में ले लीजिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लीजिए। हमारे पास कभी 1 या 2 एम्स हुआ करते थे, एक एम्स लंबे समय से हुआ करता था, आज पूरे देश में 23 एम्स हो गए। तो इस गति से जब कोई सरकार काम करती है तो सरकारी संस्थाएं भी तेजी से आगे बढ़ती हैं, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड लेवल का बनता है, आज भारत में बन रहा है। ये सरकारों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है, शासन सत्ता की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है, जो वर्तमान में दिखाई देता है। इसी प्रतिबद्धता से हर सरकार कार्य करे तो जो वर्तमान सरकार का लक्ष्य है 2047 तक भारत विकसित बने, तो बनेगा। अगर इसी रफ्तार से, इसी भाव से और इसी संकल्प शक्ति के साथ ये भारत लगेगा, तो हमको तो उम्मीद है 2047 से पहले विकसित होगा, जिस तेजी से अभी आगे बढ़ रहा है। तो सरकारी संस्थाएं तात्कालिक सुविधाओं की दृष्टि से भले ही कहीं कहीं पीछे हों, लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से पीछे नहीं है। चाकचक्य की दृष्टि से पीछे हो सकती है, लेकिन उसमें बैठे हुए लोग योग्यतम लोग होते हैं, अधिकतम।
तो उस दृष्टि से उसका नहीं किया जा सकता। बाकी समाज है, समाज में सब तरह के लोग हैं। व्यावसायिक दृष्टि से अपना अपना व्यापार कारोबार चलाने के लिए भी लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य इसको मजबूत करना सरकार शासन का दायित्व होता है और वर्तमान सरकार उसमें काम पूरी उससे कर भी रही है, जो कि हर सरकार को करना चाहिए, ताकि हम जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनसे पीछे न रहें। अभी भी आप देखिए कि कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो एम्स जाना पसंद करता है, तो सरते किसी 5 स्टार हॉस्पिटल दूसरे, क्योंकि वो 5 स्टार हॉस्पिटल में उसके लंबे लंबे बिल्स आते हैं और वो क्वालिटी डॉक्टर्स नहीं होते जो एम्स में, तो उसकी अपनी गुणवत्ता होती है। ऐसे स्कूलों में भी होता है। आप देखिए कि मैक्सिमम जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास करके जाते हैं, चाहे वो आईएएस बने, आईपीएस बने, यूपीएससी में जो क्वालिफाई करते हैं, उनको अगर आप उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर गांव देहात के बच्चे आते हैं और जो सरकारी स्कूलों में पढ़े होते हैं ज़्यादातर उस पृष्ठभूमि के होते हैं। कॉन्वेंट स्कूल वाले ज़्यादा ऑफिसर नहीं बन पा रहे हैं, आप आंकड़े उठा के देखिए। तो इस तरह से सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें गुणवत्ता है, लेकिन भौतिक चाकचक्य वैसा नहीं मिलेगा, ये बात सत्य है, क्योंकि उसको सारे समाज की दृष्टि से काम करना होता है और उनको केवल थोड़े से उसमें काम करना है और सुविधाओं की दृष्टि से मोटी फीस अर्जित करके काम प्राइवेट संस्थाएं करती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसा भेद दिखाई देता है। लास्ट 2 सवाल सर। ये जो विश्वविद्यालय का जो बजट है वो कितना है सर पर ईयर, और कितना %? अभी आप हमारे साथ जो है एक पर्सनालिटी से मिले थे जो कि बिहारी लाल शर्मा जी जो कुलपति थे। इनके विषय में यूँ कहा जा सकता है कि एक दृष्टा, एक दार्शनिक और एक मार्गदर्शक के रूप में ये यहाँ पे आए हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि काशी यहाँ से काफ़ी जो है इनसे लाभ लेगा। और इनकी तुलना अगर नालंदा यूनिवर्सिटी जो 6वीं शताब्दी में थी, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे वहाँ पे शीलभद्र जी, उनसे अगर की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके साथ हम सर से फिर मिलेंगे, इसी वादे के साथ हम विदा होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।